नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बुधवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। साथ ही 2 दिन बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर असर देखने को मिला है। इसके अलावा ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा। आईजीआई हवाई अड्डे पर 100 मीटर तक घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागवीर को बुधवार को नौसेना की गोदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बल में शामिल किया गया। नौसेना ने तीनों बड़े युद्धपोतों के शामिल होने को एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इससे अनेकों लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रगति, उन्नति और विकास होगा। यहाँ बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें 1700 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की मंजूरी दी है। हमारी सरकार पलायन जैसी बड़ी समस्या के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। बिजली पैदा की जाती है। भाइयों बहनों, वो क्षेत्र हमारा काफी दिनों से रिसर्च चल रही थी, तो तपोवन के पास वो जगह मिली है और उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे अनेक लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रगति होगी, उन्नति होगी, विकास होगा। यहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाने के साथ ही औली से लेकर गोरसू तक रोपवे निर्माण की दिशा में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1700 करोड़ रुपए की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन योजना की मंजूरी हमको भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और शैलेंद्र भाई, जब मैं उस समय आता आई थी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हालिया विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बुधवार को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किया और दावा किया कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्याएं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद दावा किया कि आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इंकार कर रहा है, जबकि पारदर्शी होना उसका कर्तव्य है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हालिया विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बुधवार को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किया और दावा किया कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्याएं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद दावा किया कि आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इंकार कर रहा है, जबकि पारदर्शी होना उसका कर्तव्य है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि नववर्ष के पहले महीने में यानी दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरे जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान वे उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं जिन्हें प्रदेश में 4 बार रही हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया है। उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति उनकी नीति व नियत साफ नहीं होने के कारण सरकारें उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नियत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही है।
देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु फ्लाइट, बस, अपने वाहन और ट्रेनों आदि द्वारा यहाँ पहुंच रहे। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में जाने का प्लान ट्रेन से कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय रेलवे ने इसके लिए विशेष तैयारी की है और प्रयागराज के लिए 13,000 ट्रेनें चलाई गई हैं। ऐसे में आप यहाँ जा सकते हैं कि कौन सी ट्रेनें कब कहाँ से जाएंगी, यानी पूरे समय सारणी आप यहाँ जा सकते हैं। भारत की युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक लगा दिया है। प्रतिका का वनडे करियर का यह पहला शतक है। इससे पहले अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने भी शतकीय पारी खेली थी। प्रतिका के दमदार शतक से भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। भारत का स्कोर फिलहाल एक विकेट पर 310 रन है और रावल के साथ ऋचा घोष क्रीज पर मौजूद हैं। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नई पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। पिछले करीब 5 दशक से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड था। अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय 9A कोटला मार्ग पर बनाया गया है। कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने संविधान पर हमला किया, ये देशद्रोह और संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वे पारदर्शिता के साथ चुनाव कराएं, आयोग का दायित्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशी के ऐतिहासिक कमीशनिंग न केवल भारतीय नौसेना का बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रमाण है। वैसे तो हिंद महासागर क्षेत्र हमेशा से ही भू रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज के तेजी से बढ़ते परिवेश में ये भी एक महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम कह सकते हैं कि पूर्व में जो महत्व अटलांटिक महासागर का हुआ था वो हमारे हिंद महासागर की ओर आ रहा है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशी यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।